जय हिंद दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी हम हाई लेवल क्वेश्चंस जो इसके हैं वो डिस्कस करेंगे। अराउंड 47 और समथिंग ऐसे ही क्वेश्चंस हैं इसमें। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर एंड विद दैट आवर फोर्थ चैप्टर वुड बी completed. Alright. So let's start with the first question. What is greenhouse gas protocol? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है। किसके लिए है? सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है क्या? नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी है और बिजनेस लीडर्स के लिए भी है। टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कि भाई अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप लेट्स से कोई बिजनेस लीडर्स हैं, दे आर इन टू अ सर्टन काइंड ऑफ बिजनेस, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके बिजनेस से क्या इफेक्ट हो सकता है, कितना क्वांटिफिकेशन मतलब कितनी क्वांटिटी में एमिशन होगा, और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैनेजेबल अकाउंट में नहीं है, तो हाउ टू मैनेज दैट। तो ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है। गलत जो ऑप्शन है वो भी एक बार देख लेते हैं कि एलिमिनेशन में ईजी हो जाता है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन टू ऑफर फाइनेंशियल incentives to developing countries to reduce the greenhouse gas emission and to adopt the eco-friendly technologies। नहीं, ये फाइनेंशियल incentives वगैरह नहीं दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट रेटिफाइड बाय ऑल द मेंबर्स countries of the United Nation to reduce the greenhouse gas emission to specified levels by year 2022। तो देखिए अभी वैसे भी हम 2024 में हैं, तो आपको अभी तक ये तो पता ही चल गया अगर आपने बेसिक्स पढ़े कि ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा ये 16 में क्वेश्चन पूछा था, तो उस टाइम के लिए ठीक है उन्होंने 2022 का एक टारगेट रखा था, बट ये नहीं है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मल्टीलेटरल रेड प्लस इनिशिएटिव्स होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, वो भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ये मोस्ट वाइडली यूज इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है। तो देखिए याद रखिएगा ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है, जैसा कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। अकाउंट्स में ला रहा है कि भाई कितना निकल रहा है ग्रीन हाउस गैस, कितना एमिट हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं या बिजनेस लीडर्स के कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई टारगेट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे क्या हो रहा है। तो उसका अकाउंटिंग टूल है ये गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स के लिए टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अ डेकेड लॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये किस किस के बीच में है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The GHG protocol is working with business, government, and environmental groups around the world to build a new generation of credible and effective programs for tackling the climate change. Hence, A is the correct answer. All right. Next, consider the following statement. Kyoto Protocol came into force in the year 2005. कल हमने देखा ही था, बिल्कुल आया था 2005 में. Kyoto Protocol primarily deals with reducing overall greenhouse gas emissions. यस, GHG के लिए ही है ये। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव एज ग्रीन हाउस गैस देन मीथेन। देखिए कल ही हमने पढ़ा था कि मीथेन जो है वो ज़्यादा पोटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्दो दोनों ही जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं, बट पोटेंसी अगर हम देखेंगे तो मीथेन की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, और ये अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 को क्योटो में, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट में कब आता है? 16 फरवरी 2005 को, एंड इट वाज अडॉप्टेड एज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एग्रीमेंट था टू रिड्यूस द GHG एमिशन टू द लेवल ऑफ 1990। तो 1990 में जो GHG का लेवल था उस लेवल पे लाने की बात इसमें की गई थी। एंड इट हैज़ द प्रोविजन टू रिड्यूस बाय 5.2%. Methane is about 86 times more powerful greenhouse gas than CO2. With reference to the agreement at the UNFCCC, countries of the UNFCCC meeting in Paris 2015, which of the following statement is or are correct? 2015 की जो UNFCCC मीटिंग हुई थी पेरिस में, उसके बारे में कुछ ऑप्शंस दिए हुए, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017. The agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in the average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degree centigrade or 1.5 degree centigrade above the pre-industrial level. ठीक है, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate 1,000 billion a year from 2020 to help the developing countries to cope with the climate change. तो देखिए
इसमें सिर्फ यही सही है। एक तो ये 1000 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वैसे ही अगर आप देख के समझ जाइए कि इतना बड़ा अमाउंट तो दे आर नॉट नो क्या बोलेंगे उसको, कमिट नहीं करेंगे। और इफ़ेक्ट में कब आया था ये चेक कर लेते हैं, ये अभी मेरी मेमोरी में नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। बट ऑल दो 2017 नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। A historic agreement to combat climate change and unleash the actions and investment towards a low carbon, resilient and sustainable future was agreed by 194 nations at UNFCCC in Paris on 12 December 2015. All right, ये हमने कल यहाँ तक ये मतलब इस तरह का पॉइंट हमने देख ही लिया था। सो 194 नेशंस ने इसको किया था, ठीक है। सो बाय ऑल द मेंबर ऑफ द यूएन एंड एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017, ऐसा कोई डिस्कशन यहाँ नहीं हुआ है। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल एग्रीमेंट्स मेन एम इज टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी विल वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.5 अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये सही है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे विल वर्क टू डिफाइन अ क्लियर रोड मैप ऑन रेजिंग द क्लाइमेट फाइनेंस टू $100 बिलियन बाय 2020, नॉट 1000 बिलियन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, climate smart agriculture approach in India is a project led by Climate Change Agriculture and Food Security CCAFS, इसके द्वारा शुरू किया गया है, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS is carried out under consultative group on international agricultural research CGIAR headquarters in France। तो जो प्रोजेक्ट है ऑफ CCAFS ये किसके अंतर्गत चल रहा है? अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT इन इंडिया इज़ वन ऑफ द CGIAR's रिसर्च सेंटर। देखिए UPSC 2021 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से क्या सजेस्ट हो रहा है? इस क्वेश्चन से ये सजेस्ट हो रहा है कि जितनी ये बॉडीज़ हैं कहीं ना कहीं आपको इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया है अब इसको तो हम लोग भी डिस्कस की नहीं, कभी कभी हम जो नॉर्मल एक होता है ना कि आप रेगुलर जो बॉडीज़ पढ़ रहे हैं उसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, बट यू नेवर नो कि क्या क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक। तो पहली चीज़ ये है कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच जो है वो कौन लेकर आया? तो ये CCAFS लेकर आया। CCAFS जो है वो CGIAR के अंदर एक प्रोजेक्ट लेकर आया था जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, और जो ICRISAT है इंडिया में ये CGIAR का एक रिसर्च सेंटर है। तो ये तीनों ही सही हैं, इंटरकनेक्टेड इनमें रिलेशंस हैं, और तीनों आपको याद रखने कि तीनों ही सही हैं। सो राजपाकर एक क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है। It is a part of a project led by CGIAR research program on climate change, agriculture and food security, built on the principles of CSA, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। ये प्रोग्राम जो है टेक्नोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और सिस्टमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को इन एसोसिएशन विद द इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प देम कोप विद द क्लाइमेट चेंज इन 36 साइट्स अक्रॉस 20 कंट्रीज़। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट जो है CGIAR रिसर्च प्रोग्राम का ऑन क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन लेसन्स लर्न बाय CGIAR हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। ICRISAT जो कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2021, इसलिए न्यूज़ में भी था, तो जो न्यूज़ में है आप उससे कन्नी मत काटिए। देखिए जो भी कुछ न्यूज़ में है वो याद रखिए। UPSC में क्वेश्चन आ रहा है मतलब इट इज़ अ लेवल, हाई लेवल क्वेश्चन में इसीलिए डाला हुआ है कि वहाँ से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा था? बिकॉज 2021 अफ्रीका फूड प्राइज़ इसको दिया गया था, और इसीलिए इसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो ICRISAT एक CGIAR रिसर्च सेंटर इज़ अ नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल, पब्लिक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्रीकल्चरल रिसर्च कंडक्ट कराता है फॉर डेवलपमेंट इन एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका विद अ वाइड अरे ऑफ पार्टनर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो भी कुछ छोटी मोटी चीज़ भी अगर न्यूज़ में है तो थोड़ा सा उसका ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लीजिए, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप करंट के लिए फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आप देखिए, ठीक। तो उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़िए। अगर मैंने आपसे ICRISAT डिस्कस किया, लेट्स से कि हम करंट अफेयर्स में अभी ICRISAT डिस्कस करते हैं आज किसी भी वजह से, तो आप थोड़ा सा उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाइए, ऑलराइट।
वो कोशिश कीजिए, वो आपका सेल्फ होता है, होगा क्या जब आप वो करेंगे कंटिन्यूसली प्रोसेस ना, तो आप खुद देख रहे हैं, आप खुद ढूंढ रहे हैं, तो आपको याद भी रह जाएगा, वो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में बस जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप जब भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो 5 मिनट उसको दिया कीजिए, अदर देन दैट जो भी आप पढ़ रहे हैं वो टाइम के अलावा। राइट। Which of the following countries does not have a global atmosphere watch station to collect data on world temperature? किस कंट्री के पास ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन नहीं है जो कि डेटा कलेक्ट करता है रिगार्डिंग द वर्ल्ड टेम्परेचर? तो ये इंडिया है। 2012 का क्वेश्चन है। अभी का क्या स्टेटस है देखते हैं। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सिस्टमैटिक और रिलायबल ऑब्जर्वेशंस प्रमोट करता है ऑफ द ग्लोबल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। करंटली जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच है, इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ एंड डेटा फ्रॉम 32 ग्लोबल स्टेशंस, बट इंडिया में अभी कोई गॉ स्टेशन या GAW स्टेशन नहीं है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन। ठीक है, किसका है ये? WMO का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है? सिस्टमैटिक और रिलायबल ऑब्जर्वेशंस जो है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के, वो ये प्रमोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट CDM? CDM क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, तो इसके लिए क्या सही नहीं है? ठीक है, नॉट ट्रू बताना है। ट्रू क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करता है भाई, साफ़ सफाई रखेगा, चीज़ें कम एमिट होंगी, करेगा। इट रिड्यूसेस ग्लोबल वार्मिंग, ओके, अगर इसको कर रहा है तो ये भी करेगा। क्योटो प्रोटोकॉल सजेस्ट फॉर द असेसमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इट, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स द डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्री, प्रोहिबिट क्यों करेगा? इतना नेगेटिव स्टेंस नहीं लेते हैं कोई भी, ठीक है। सो CDM जो है, इट इज़ वन ऑफ द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स डिफाइंड इन क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि that provides for emission reduction projects. CDM is one of the protocols project based mechanism and designed to promote the project by developed countries। तो ये क्या करता है? जो प्रोजेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी हुए हैं या सक्सेसफुल हैं, उनको ये प्रमोट करने की कोशिश करता है अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो कि जिससे कि उनका एमिशन रिड्यूस हो सके, और इस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको कार्बन क्रेडिट मिलता है। सो स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो जाता है। In the context of CO2 emission and global warming, what is the name of market-driven device under the UNFCCC that allows developing countries to get funds, incentives from the developed countries to adopt better technologies that reduce the greenhouse gas emission? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन क्रेडिट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ओके। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड एमिशन रिडक्शन नॉर्म, अभी हमने पढ़ा है किससे होता है? क्लीन डेवलपमेंट mechanism. So carbon trading, it is an approach which is used to control carbon dioxide pollution by providing economic incentives for achieving the emission reduction. In the context of CO2 emission and global warming, CDM जो है, it is the name of a market driven device under the UNFCCC। तो CDM जो है वो क्या है? ये UNFCCC के अंदर इस अंतर्गत इसको कर रहे हैं, जो कि अलाउ करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो फंड्स और इंसेंटिव्स लें, कहाँ से? डेवलप्ड कंट्रीज़ से, और साथ ही साथ बेटर जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको अडॉप्ट करें, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस में एमिशन में रिडक्शन देखने को मिले। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट इन वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। अंडर द CDM द प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड पर्टेन ओनली टू द Annex 1 countries। तो देखिए CDM जो है, इट इज़ डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द प्रोटोकॉल, and it allows a country with an emission reduction or emission limitation commitment under the Kyoto Protocol Annex B party to implement an emission reduction project in developing countries। ये जो projects हैं, they can earn saleable certified emission reductions CER credits, each equivalent to 1 ton of CO2, which can be counted towards meeting the Kyoto targets। तो CDM जो था, इट वॉज इंटेंटेड टू मीट 2 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके। एक तो पार्टीज़ को असिस्ट करना, जो कि इंक्लूड नहीं है Annex 1 में, इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन कंट्रीब्यूटिंग टू द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द UNFCCC, जो कि विच इज़ टू प्रिवेंट द डेंजरस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो Annex 1 में इंक्लूडेड नहीं है, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो अचीव कर पाएँ, तो उसमें हेल्प करना। दूसरा, टू असिस्ट द पार्टीज इंक्लूडेड इन Annex 1 इन अचीविंग कंप्लायंस विद द क्वान्टिफाइड एमिशन। ठीक है,
लिमिटेशन एंड रिडक्शन कमिटमेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैप। तो एनेक्स 1 में वो कंट्रीज़ जिनका मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्वान्टिफाई कर पाएँ और अपना लिमिट कर पाएँ। So Annex 1 parties are the countries listed in Annex 1 of the treaty, the industrialized countries. Non-Annex 1 parties are developing countries. Thus projects under the Clean Development Mechanism ये related है Annex 1 और Non-Annex 1 दोनों से ही, तो developing और developed दोनों से ही related है ये। Which of the following is not true for India to combat the adverse impact of climate change? Not true याद रखिएगा। Establishment of Clean Development Mechanism किया है इंडिया ने। Investment of 100 crores as initial corpus under the National Adaptation Fund. Not attended the 19th meeting of BASIC at Sun City, South Africa, held recently. और ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। देखिए 2017 का क्वेश्चन है, उसी टाइम का क्वेश्चन है, बिकॉज ये बात कर रहे हैं 19th मीटिंग ऑफ बेसिक की, तो हम चेक कर लेते हैं। हालांकि इस आंसर इसमें यही गलत दे रहे हैं, थर्ड। सो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया है इन आर्टिकल 12 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ UNFCCC, और ये अलाउ करता है कंट्री को विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स बी पार्टी, किस लिए? टू इम्प्लीमेंट एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेलेबल सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन अर्न करते हैं, CER क्रेडिट्स मिलता है इनको, जो कि इक्विवेलेंट होता है टू 1 टन ऑफ CO2। ठीक है, तो एक क्रेडिट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 टन ऑफ CO2 विच कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स मीटिंग द क्योटो टारगेट्स। द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC ये इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 2015 में, टू मीट द कॉस्ट टू एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज फॉर द स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज। तो दोनों के लिए 2015 में स्टार्ट किया गया था, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी, सो दैट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इसका देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नॉट अटेंडिंग द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक एट सन सिटी। तो ये कोई इसका बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है, तो दिस विल बी द ओनली स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो 1979 में हुई थी। फर्स्ट अर्थ समिट, इसको एजेंडा 21 बोलते हैं, सही है। अर्थ समिट +5, देखिए 92 में हुआ था, हमने पढ़ा था पहले भी, रियो 1992। ठीक है, +5 कर देंगे, 1997 में हुआ था फिर उसके बाद अर्थ समिट। उसके बाद +10 जो था वो था 2002 में, और +20 था 2012 में। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो कार्बन ट्रेडिंग जो है अभी हमने पहले भी देख लिया किससे रिलेटेड है। कार्बन ट्रेडिंग है क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। स्टेटमेंट 1 देखिए अब, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World. Statement 2 ये है कि हैदराबाद जो है it was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। द ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है जो कि रिकॉग्नाइज करता है सिटीज़ को और टाउन्स को विच आर कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट कि जो उनका जो अर्बन फॉरेस्ट और ट्रीज़ हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, सस्टेनेबली मैनेज्ड हैं और ड्यूली सेलिब्रेट किए जाते हैं। आर्बर डे फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 1972 में इसको इट वॉज फाउंडेड इन नेब्रास्का, यूनाइटेड स्टेट्स, बाय जॉन रोजनाउ, और ये लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्री प्लांटिंग की तरफ डेडिकेटेड है। कौन सी? आर्बर डे फाउंडेशन, US की ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, और ये लार्जेस्ट NGO है जो कि डेडिकेटेड है टू ट्री प्लांटेशन। Hyderabad is placed alongside 119 cities from the 63 countries, and it has become the only city in India to be recognized as Tree City of the World by the Arbor Day Foundation and FAO. ठीक है, तो आर्बर डे फाउंडेशन तो ठीक है क्योंकि वो प्लांट उससे रिलेटेड है, और FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो FAO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द आर्बर डे फाउंडेशन। अब आपको बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। Annex 1 countries
कार्टेज, ओके, टर्म समटाइम सीन इन द न्यूज़ एंड देयर ओरिजिन। एनेक्स 1 कंट्रीज जो ये टर्म था वो ओरिजिनेट हुआ था कार्टाजीना में। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन नागोया, ये देखिए ये तो अभी हमने डिस्कस किया। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का पार्ट था, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल ये इसके अंतर्गत। हाँ ये सही है। फर्स्ट का देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट आंसर तो इसका सी है, थर्ड 3 ओनली इज़ करेक्ट। एनेक्स 1 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओके, दे पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजीना में नहीं था, ठीक है। और 37 एनेक्स 1 कंट्रीज़ एंड EU दे एग्रीड टू सेकेंड राउंड क्योटो टारगेट। सो उस समय 37 एनेक्स 1 कंट्रीज़ और EU ने सेटलमेंट किया था टू सेकेंड राउंड क्योटो टारगेट। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस जो हैं दे आर अ टाइप ऑफ एमिशन यूनिट और कार्बन क्रेडिट्स जो कि इशू किए गए थे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर एमिशन रिडक्शन अचीव्ड बाय CDM प्रोजेक्ट्स एंड वेरीफाइड बाय अ DOE डेजिग्नेटेड ऑपरेशनल एंटाइटी अंडर द रूल्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट इज़ कमिटेड टू प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO caused by the adoption of biotechnology. Cartagena Protocol was adopted on 29 January 2000 और ये इफेक्ट में आया था 11 सितंबर 2003 को। नागोया प्रोटोकॉल आया था 12 अक्टूबर 2014 को। इट इज़ ऑल्सो अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑफ CBD. It is concerned with access to genetic resources and fair distribution of benefits from them. In the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission of the carbon dioxide, which of the following can be the potential site for carbon sequestration? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए पोटेंशियल साइट क्या हो सकती है? अबेंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स हो सकता है, डिप्लीटेड ऑयल गैस एंड रिजर्वायर्स, गैस रिजर्वायर्स, और सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशंस, तीनों ही हो सकते हैं। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग atmospheric carbon in the plants, geologic structures and sea in the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, abundant and uneconomical coal seams, depleted soil and gas reserves and subterranean deep saline formations could be the potential sites for carbon sequestration. तो carbon sequestration क्या है? इसमें आप capture करते हो, store करते हो atmospheric carbon को in plants, geologic structures and sea. Next question. In rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce the carbon footprint? तो क्या क्या इसमें आप मिक्स करोगे? अगर आप एक रूरल रोड बना रहे हो तो क्या प्रेफर किया जाएगा जिससे कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन रहे और कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाए? तो कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, हॉट मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी और पोर्टलैंड सीमेंट। तो देखिए आंसर है इसका 1, 2, 3। रूरल कंस्ट्रक्शन में द यूज़ ऑफ कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी एंड जियो टेक्सटाइल्स को प्रेफर किया जाता है। ओके, बाकी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन? कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है? कार्बन फर्टिलाइजेशन है इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब है प्लांट ग्रोथ को बढ़ाना ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऑल राइट, so the carbon fertilization effect suggests that the increase of carbon dioxide in the atmosphere increases the rate of photosynthesis in the plants. इसका मतलब ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस भी जल्दी रेट पर होता है प्लांट्स में। द इफेक्ट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज, the temperature and the availability of water and nutrients. From a quarter to half of Earth's vegetated lands had shown significant greening over the 35 years, largely due to rising level of atmospheric carbon dioxide. Regarding the carbon credits, which of the following statement is not correct? Carbon credit system को ratify किया गया था in conjunction with the Kyoto Protocol. Carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota. The goal of carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission. Carbon credits are traded at a price fixed from time to time
बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये सही है, सॉरी ये सही नहीं है, डी जो है। बाकी जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम है ये हमने पहले देखा कि ये रेटिफाई किया था क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। कार्बन क्रेडिट्स जो हैं ये दे आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स जिन्होंने अपना कार्बन ग्रीन हाउस गैस मिशन को कम किया है। और जो गोल है कार्बन क्रेडिट सिस्टम का वो है कि लिमिट करना, टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, मतलब वो कम हो जाए। और ये जो इसका प्राइस है वो टाइम टू टाइम यूनेप फिक्स नहीं करता है, ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल स्टेब्लिश द कैप्स ऑन मैक्सिमम quantity of greenhouse gas emission. These countries set the internal quotas on emission from installation countries run by local business and other organizations, generally termed operators. Countries oversee this responsibility through their own national registries, which are required to be validated and monitored for the compliance by the UNFCCC. Each operator is allocated an allowance of credits, and each unit gives the owner the right to emit 1 metric ton of CO2. ऑपरेटर्स जिन्होंने अपने कोटास को अभी दे आर नॉट दे हैव नॉट मेट देयर कोटास, दे कैन सेल देयर अनयूज्ड अलाउंसेस। तो वो अपने अनयूज्ड अलाउंसेस को कार्बन क्रेडिट्स के तौर पे बेच सकते हैं, जबकि बिजनेसेस जिन्होंने एक्सीड कर लिया अपना कोटा वो उसको खरीद सकते हैं एक्स्ट्रा अलाउंसेस को एज क्रेडिट्स प्राइवेटली और ऑन द ओपन मार्केट, कहीं भी, दोनों मेथड ओपन है। Businesses alter their decision making to find the most cost effective way of operating under these regulations, either by investing in cleaner business practice or by purchasing credits from the another operator with excess capacity. ठीक है, तो अगर आपके पास कम है तो भाई अपना खरीद के रख लो मार्केट से। आपकी लिमिट अगर एक्सीड हो गई है तो लेट्स से आई एम ए कंपनी और आप बी कंपनी हो, तो मैंने उतना एमिशन नहीं किया तो मेरे पास अभी बचा हुआ है, कोटा है मेरे पास, ठीक है, और आपने अपना एक्सीड कर लिया है, तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल आस्क फ्रॉम मी कि भाई आपके पास है आप मुझे दे दो, तो आई विल सेल यू दैट रिमेनिंग कोटा, ठीक है। तो आप उसको अपने पास रख सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सेस में भी रख लो, जिससे कि कल को एक्सीड होना ही है तो वो यू विल यूज़ इट, ऑलराइट। बट इससे क्या होगा, इससे क्वांटिफिकेशन बना रहेगा, क्या हुआ, जो भी चीज़ हो रही है वो आपके कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स में है, ऑलराइट। जब तक हम रिकॉर्ड्स में नहीं रख रहे हैं तो हमें आइडिया भी नहीं है कि कितना टन हमारा निकल रहा है। सो ये हो जाता है। ओइंग टू अ कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस, ये फोर्स में आया था 16 फरवरी 2005 को। करेंटली 192 पार्टीज़ हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। इन शॉर्ट द क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेशनलाइजेज द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज by committing the industrialized countries and economies in the transition to limit the GHG. The convention itself only asks those countries to adopt the policies and measures on mitigation and to report periodically. Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape is managed by बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव जो है किस लिए है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए। इसको कौन मैनेज करता है, तो इसको वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है। ये एक मल्टीलेटरल फंड है जिसको सपोर्ट किया जाता है डोनर गवर्नमेंट्स के द्वारा, एंड मैनेज इसको वर्ल्ड बैंक करता है। नॉर्वे जो है इसने कमिट किया है $135 मिलियन, यूके ने $120 मिलियन एंड यूएसए ने $25 मिलियन इस फंड के लिए। दिस फंड सीक्स टू प्रमोट अ रिडक्शन इन GHG फ्रॉम द लैंड सेक्टर। Consider the following statement: Climate and Clean Air Coalition (CCAC) to reduce short-lived climate pollutant एक यूनिक इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज़ का। CCAC फोकस करता है ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें से सही क्या है, तो सही बोल रहे हैं कि बी है, द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन इज़ अ वॉलंटरी पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, intergovernmental organization, business, scientific institutions and civil society organizations which are committed to improving air quality and protecting the climate through actions to reduce the short-lived climate pollutants. ये coalition है 53 countries का, इसमें नंबर नहीं दिया है, ठीक है। इट इज़ अ coalition of 53 countries and various institution। ये मेनली फोकस करता है मीथेन, ब्लैक कार्बन और HFCs पर। Along with spreading awareness about the effects of short-lived climate pollutants, the coalition also works for its mitigation strategy
and to promote new operations at the regional and national level. Along with this, जो allies हैं इस coalition के, they also recognize the fact that minimization of short-lived climate pollutants is capable of working as supplementary or supplement in global efforts to minimize the carbon dioxide. ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को कहीं मिनिमाइज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आप ये ग्लोबल एफर्ट्स जो चल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमाइज़ करने के, उसमें भी हेल्प कर रहे हो. सो CCAC एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है. किसका है? गवर्नमेंट का, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, एवरीवन इज कमिटेड टुवर्ड्स दिस. कंसर्निंग द फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, which of the following statement is or are correct? It is a global partnership of governments, business, civil society and indigenous people. It provides financial aid to universities, individual scientists and institutions which are involved in scientific forestry to develop eco-friendly and climate adaptation technology for sustainable forest management. साथ ही साथ it assists the countries in their REDD+, मतलब reducing emission from deforestation and forest degradation plus efforts by providing them with the financial and technical assistance. तो देखिए इसमें आंसर बता रहे हैं 1 and 3, मतलब सेकंड गलत है. जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है वो एक वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम है. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है. ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में और इसमें रेडीनेस फंड होता है और एक कार्बन फंड होता है. FCFP ये बनाया गया था टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज़, जिससे कि वो एमिशन को कम कर पाएँ. किससे? डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से, और फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स को कंजर्व कर पाएँ और सस्टेनेबली मैनेज कर पाएँ द फॉरेस्ट REDD+ बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू टू स्टैंडिंग फॉरेस्ट. तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है बिकॉज ये फंड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं यूनिवर्सिटीज़, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूट्स को. ठीक है, ये असिस्ट करते हैं. द साइंटिफिक व्यू इज़ दैट the increase in global temperature should not exceed 2 degrees centigrade above the pre-industrial level. If global temperature increases beyond 3 degrees centigrade above the pre-industrial level, what would be the possible impact on the world? बोल रहे हैं कि साइंटिफिक व्यू ये बोल रहा है, जो हमने बात देखा भी था कि पेरिस वाले में प्री इंडस्ट्रियल लेवल का 1.5 और टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर बढ़ जाता है 3 डिग्री तक तो क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं? टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर tends towards a net carbon source. Widespread coral mortality will occur. All the global wetlands will permanently disappear. Permanently, देखिए एक्सट्रीम वर्ड्स को हमेशा जब भी आप पेपर कर रहे हैं ना पेन पेपर से, तो इसको हमेशा हाईलाइट करके रखिए. कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है. ठीक है, in the world. तो देखिए आंसर इसका है B 1 and 2. According to a report of assessing key vulnerabilities and the risk from climate change, which is published by International Panel on Climate Change (IPCC), if the increase in global temperature exceeds 2 degree above the pre-industrial level, तो क्या होगा? कोरल मोर्टेलिटी होने लगेगी. साथ ही साथ it will also result in the transformation of 1/6 of the Earth's ecosystem and lead to the extinction of 1/4 of the known species of the Earth. अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है more than 3 डिग्री सेंटीग्रेड above the pre-industrial level, the terrestrial biosphere will head towards a net carbon source. अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा 3 डिग्री से ज़्यादा, तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है इट विल हेड टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स एंड 1/5 जो इकोसिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा 30% ऑफ द अर्थ्स नॉन स्पीशीज का. ऑल राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज इंक्रीज इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी? तो लास्ट सेंचुरी से अगर एवरेज इंक्रीज देखा जाए तो ये है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड. 2012 का क्वेश्चन है ये. 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड. विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस वुड बी, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, जो कि आगे अभी अगर आप देखें एक्सेस में कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज जो है बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही है. बहुत ट्रैपिंग होने से क्या हो रहा है? हीट ट्रैप हो रही है और हीट ट्रैप होने से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा है. बट अगर बिल्कुल भी नहीं होता तो क्या होता? तो -18 डिग्री टेम्परेचर पे अर्थ रहता. तो ये ज़रूरी है बट अपने एक लिमिट में. बोलते हैं ना अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अति हर चीज़ की बुरी है. ये हमेशा से था और यूज़फुल था.
हर चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर ये बिल्कुल नहीं होता तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का होता। सो विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो -18 होता। मेन ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। Human activities in the recent past have caused the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of okay. तो बहुत सारा इसमें से लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाता बिकॉज इट एस्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फियर, द फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन, द ट्रैपिंग ऑफ द एयर इन द पोलर आइस कैप्स। तो इधर तक तो जा ही नहीं रहे ना, मतलब बेसिकली लोअर एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं रह रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि इट एस्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फियर। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं इन द रीसेंट पास्ट दे हैव कॉज द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, बट नीचे नहीं रहता है बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो है आपका फाइटोप्लैंक्टन से ओशन में, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है इन प्लांट्स ऑन द लैंड इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से एस्केप होके वो आउटर स्ट्रेटोस्फेयर में चला गया या आइस कैप्स में वहाँ पे जाके ट्रैप कर रहा है, वो नहीं है। अभी ये क्या होता है, मेनली जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो ओशन में फैले हुए हैं, आपको पता है कि 71% ऑफ वाटर है जो कि ओशन में है, और वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वहाँ जो अर्थ की जो हीट जा रही है वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, खास साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। What would happen if the phytoplankton of an ocean is affected? What would happen if the phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? अभी हमने देखा कि CO2 इनके द्वारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर ये completely destroy हो जाते हैं तो क्या होगा? तो ओशियन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, क्योंकि ये कार्बन सिंक का काम करें, अफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फूड चेन जो है ओशियन में वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज चेन है ना, खाना यहाँ से बन रहा है, फिर उसको कोई सेकेंडरी सक्सेसर ले रहा है, फिर ले रहा है, फिर ले रहा है, ऐसे ही चेन बन रही है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ही खत्म हो जाएंगे तो अब क्या है, तो ये एडवर्सली इफेक्ट होगी। डेंसिटी ऑफ द ओशियन वाटर जो है वुड बी बेसिकली ड्रास्टिकली डिक्रीज, तो जो डेंसिटी है ओशन वाटर की वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से आपको अगर सेलेक्ट करना है कि कौन से सही है, तो 1 और 2 इसमें से करेक्ट है। देखिए, अगर फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो जो ओशियन है एज अ कार्बन सिंक वो एडवर्सली इफेक्ट होगा। फाइटोप्लैंक्टन को माइक्रो एल्गी भी बोलते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के जैसे ही होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल होता है और उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो फूड चेन जो होता है ओशियन में वो एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू द एंड इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो जो डेंसिटी है ओशन वाटर की वो डिक्रीज नहीं होगी ड्रास्टिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थियोरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज? इनमें से क्या रिलेटेड नहीं है एस्ट्रोनॉमिकल थियोरीज से? एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट ये है, ऑब्लिक्विटी ऑफ द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस, प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस और सोलर इरेडियंस। तो देखिए, सोलर इरेडियंस नहीं है एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी से रिलेटेड। इट वॉज प्रोपाउंडेड इन 1920 by astronomer Milutin Milankovic, and it states that the variation in eccentricity, axial tilt and precession of the Earth's orbit ये डिटरमाइन कर रहा है क्लाइमेट पैटर्न्स को अर्थ में थ्रू ऑर्बिटल फोर्सिंग। ओके, तो सोलर इरेडियंस जो है वो इससे किसी भी तरह कंसर्न नहीं है। हु सजेस्टेड दैट शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज? तो ये सजेस्ट किया था मिलुतिन मिलानकोविक ने। ये 1920 में सर्बिया के थे, ये सर्बियन जियोफिजिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो क्या बोलेंगे इसको आप, जो अर्थ का जो एक्सिस है, शिफ्टिंग ऑन अर्थ एक्सिस, वो एक फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। दिस वॉज सजेस्टेड बाय मिलुतिन मिलानकोविक और ये सर्बियन थे। He theorized that variation in eccentricity, axial tilt and precision of the Earth's orbit results in cyclical variation in the solar radiation reaching the Earth. This orbital forcing influences the climate pattern on the Earth. Which of the following are the primary causes of climate change? क्या क्या primary causes हैं? Excessive burning of fossil fuels, exploding the numbers of automobiles driven by oil,
इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर्स, प्राइमरी कॉजेज़ की बात हो रही है, इंक्रीजिंग द सोलर फ्लेयर्स, हैवी डिफॉरेस्टेशन। सो दो प्राइमरी कॉज होते हैं, फैक्टर्स दैट इंक्रीज द कार्बन एमिशन एंड फैक्टर्स दैट इंक्रीज द कार्बन एब्जॉर्प्शन। द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कार्बन एमिशन, इसमें क्या आएगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सप्लोडिंग नंबर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा। वाइल कार्बन एब्जॉर्प्शन जो है, इट इज़ द रेट डिक्लाइनिंग ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। देयरफॉर जो कार्बन कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए जो कार्बन कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी एटमॉस्फेयर में, जो कि अफेक्ट करेगी क्लाइमेट को बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो नासा एंड अदर स्टडीज़ ये कंसिडर नहीं करती हैं कि सोलर फ्लेयर भी एक मेजर कॉज हो सकता है क्लाइमेट चेंज का। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्रायोजेनिक इंडिकेटर कौन प्रोवाइड करता है, आई स्कोर। आई स्कोर एक कोर है, इट इज़ अ कोर सैम्पल दैट इज़ टिपिकली रिमूव फ्रॉम एन आइस शीट। ठीक है, तो आई स्कोर क्या होता है, एक कोर सैंपल होता है जिसको टिपिकली आइस शीट से हटा दिया जाता है, मोस्ट कॉमनली पोलर आइस कैप्स में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या फिर हाई माउंटेन ग्लेशियर्स से। सो एज द आइस फॉर्म्स द इंक्रीमेंटल बिल्डिंग ऑफ द एनुअल लेयर्स ऑफ स्नो, लोअर लेयर्स आर ओल्डर देन अपर, एंड आइस कोर्स जो होते हैं इनमें इट कंटेन्स द आइस फॉर्म्ड ओवर अ रेंज ऑफ ईयर्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइस एंड recrystallize classification needed inclusion within the ice can be used to reconstruct a climatic record over the age of the core. नॉर्मली आइसोटोपिक एनालिसिस के थ्रू ये किया जाता है, और इससे क्या होता है, जो लोकल टेम्परेचर रिकन्स्ट्रक्ट हो पाता है रिकॉर्ड्स एंड द थियरी ऑफ एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड बजट्स। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। थर्ड है, इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है WRI और WBCSD, मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि इसको इसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। आंसर इसका 1 और 2 दोनों सही है, थर्ड गलत है, इसके द्वारा नहीं होता है। GCCA इस्टेब्लिश हुआ था यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2007 में, और किस लिए, टू स्ट्रेंथन द डायलॉग एंड कोऑपरेशन विद डेवलपिंग कंट्रीज, in particular least developed countries and small island developing states SIDS. Then it started its work in just 4 countries. अभी इसका बजट 300 यूरो से मिलियन से ज़्यादा है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव्स इन द वर्ल्ड। ये 51 प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है अराउंड द वर्ल्ड एंड इज़ एक्टिव इन 38 कंट्रीज, 8 regions and sub-regions and at the global level. It completes its goal through 2 interactive strong pillars. इसमें क्या क्या आएगा, टेक्निकल पिलर आएगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए जाते हैं जिससे कि वो इंटीग्रेट कर पाएँ क्लाइमेट चेंज को अपने डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ में, अपने बजट्स को इम्प्रूव कर पाएँ। जो ओवरऑल एम है GCCA का वो है कि एक नया ट्रीटी बनाना बिटवीन क्लाइमेट एंड, बेसिकली जो एम है इसका अगर हम देखें तो ये एक नया ट्रीटी बनाना चाहते हैं बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हु हैव द लीस्ट पोटेंशियल टू डील विद क्लाइमेट। मतलब ऐसी कंट्रीज़ खासकर जिनके पास लीस्ट पोटेंशियल है कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर पाएँ। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो नई ट्रीटी की जाए। साथ ही साथ दो आपके कोऑर्डिनेट इसको किया जाता है यूरोपियन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो बेसिक है GCCA का मेन एम क्या है कि भाई जो एक ट्रीटी इस्टेब्लिश की जाए यूरोपियन यूनियन के द्वारा बीच में और पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, खासकर वो कंट्रीज़ जिनके पास उनसे डील करने की पोटेंशियल बहुत कम है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ GCCA। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये रिलीज़ हुआ था 2008 में, NAPCC। In June 2008 by the then Prime Minister Manmohan Singh. Which of the following is not listed under 8 action? Which of the following is not listed under? Sorry, which of the following is not listed under 8 action of the climate
एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये 8 प्लान्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनमें से कौन सा लिस्टेड नहीं है ये पूछ रहे हैं। सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, वेस्ट एनर्जी कन्वर्जन एंड एफॉरेस्टेशन। तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन से 8 हैं। नेशनल सोलर मिशन है, एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, सस्टेनेबल हैबिटेट, देन नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड द नेशनल मिशन फॉर ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर पावर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वही न्यूक्लियर पावर इसमें नहीं है। व्हेन वाज झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश। तो ये स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान उन्होंने बनाया था, तो ये बनाया था 2013 में। इसको सपोर्ट किया यूएनडीपी में। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द झारखंड प्लान एंड मई 2011 को जो स्टेट की स्टीयरिंग ग्रुप था एंड स्टेट एडवाइजरी ग्रुप, ये बनाए गए थे थ्रू अ स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इट लेड टू द प्रिपरेशन ऑफ JAPCC इन कंसल्टेशन विद द वेरियस डिपार्टमेंट्स। फिर 23 दिसंबर 2013 को फाइनल पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जमशेदपुर में, और इसको शेयर किया जाता है विद कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द ड्राफ्ट, concerned departments and the general public for comments and feedback. JAPCC endeavors reaffirming the development pathways with low carbon growth at the same time. ये इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ बढ़ाया भी जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2014 विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट। तो ये झारखंड का ही क्वेश्चन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आंसर देख लीजिए, सरायकेला खरसावन। सो एक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू झारखंड प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2014, सरायकेला खरसावन इज़ द मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट विद द स्कोर of 0.78 which shows its vulnerability. So measurement जो है it is prepared on the scale of -1 to +1 which shows respective vulnerability. Which of the following statement is regarding the global warming are correct? Global warming के बारे में क्या क्या statement इसमें से correct है? Melting of polar ice caps and subsequent rise in the sea level. भाई ice cap पिघलेंगी तो sea level बढ़ेगा, सही है। The high level likely to be the sea level is likely to rise by 1 meter by 2070 AD if the present level of global warming। ओके ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा 2070 तक 1 मीटर तक, अगर जो प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग लेवल है वो कंट्रोल नहीं किया गया तो। जितने भी कोरल्स हैं वर्ल्ड के वो सबमर्ज हो जाएंगे, और 2024 AD तक फिजी जो है वो इट इज़ लाइकली टू सबमर्ज एंड अ ग्रेव डेंजर टू द नीदरलैंड्स। सो देखिए, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है C134। अगर हम बात करें IPCC की, तो राइज इन टेम्परेचर बिटवीन 1.4 to 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड एस्टिमेट किया गया है 1990 से 2100 AD तक, मतलब ये पूरी सेंचुरी में। So this would result in melting polar ice caps and subsequent rise in the sea level. As per IPCC, the sea level is expected to rise from 0.33 meter to over 0.33 meter to 0.45 meter from 1992 to 2100 AD. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है, बल्कि स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट नहीं है। द राइज इन द सी लेवल इज एस्टिमेटेड बाय बी 3 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, तो ये 1 मीटर नहीं होगा। एट फिजी इट्स 0.15 मीटर पर ईयर, हेंस 2044 तक फिजी जो है वो इट इज़ लाइकली टू बी सबमर्ज्ड। Which of the following statements are correct about the deposits of methane hydrates? Methane hydrates के लिए क्या क्या सही है? Global warming might trigger the release of methane gas from these deposits.
लार्ज डिपॉजिट जो है मीथेन हाइड्रेट्स के वो पाए जाते हैं आर्कटिक टुंड्रा और अंडर द सी फ्लो। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और 2। तो 1 या 2 डेकेड के बाद तो वो जाके ऑक्सीडाइज करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सो द आंसर इज डी 1 2 3 तीनों ही। मीथेन हाइड्रेट जो होता है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें कि मीथेन मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, मीथेन मॉलिक्यूल कुछ है, उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको सराउंड कर रखा है, तो ये बन जाता है एक हाइड्रेट। और मीथेन हाइड्रेट यूजुअली एग्जिस्ट करता है आइस के फॉर्म में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, रिलीज होगा, पिघल जाएगा पानी, एंड मीथेन गैस जो है वो इन डिपॉजिट से निकलने लगेगी। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट जो है वो आर्कटिक टुंड्रा और अंडर द सी फ्लोर ही पाए जाते हैं, और ये रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होता है एटमॉस्फेयर में। ये आयोडाइज कर जाता है एंड ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और 2। सो it also contributes into greenhouse gas effect and hence option D इसका correct answer है। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी रिसेंटली उन्होंने सजेस्ट किया है दैट कंट्रोलिंग द ग्लोबल वार्मिंग बाय क्लाउड ब्राइटनिंग ओवर द पैसिफिक ओशियन थ्रू जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लाउड ब्राइटनिंग प्रोसेस से वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर दिस, इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, इसके लिए सी वाटर का यूज़ किया जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कॉन्टूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इनमें से क्या हेल्प करेगा इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल। सो क्या हेल्प करेगा, तो तीनों ही हेल्प करेंगे। एनी मेथड जो कि सॉइल को बचा पाए, रिटेन कर पाए, और साथ ही साथ उसके ऑर्गेनिक मैटर्स को भी रिटेन कर पाए, सो दैट इट मे वर्क एन इफेक्टिव कार्बन सिंक, वो हेल्पफुल होती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए या स्टोरेज के लिए। कॉन्टूर बंडिंग जो होती है ये एक्सटेंसिवली यूज्ड इज़ वन ऑफ द एक्सटेंसिवली यूज्ड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। बहुत सारे रेनफेड एरियाज़ में ये होती है। कॉन्टूर बंडिंग एक मैकेनिकल मेजर है जो कि मिनिमाइज करता है सॉइल इरोजन को। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक नया क्रॉप प्लांट किया जाएगा या बोया जाएगा बिफोर द प्रीवियस वन इज़ हार्वेस्टेड। तो पहला जो है उसको हार्वेस्ट करने से पहले ही नया बो दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एडवांटेज मिल जाएंगे दोनों ही क्रॉप्स को, क्योंकि जो एज वन ऑफ देम में प्रोवाइड नाइट्रोजन, शेड, सपोर्ट और मे डिस्करेज द पेस्ट, ऑलरेडी एक है तो उसकी वजह से उस नए प्लांट को शेड मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट भी मिलेगा, और जो पेस्ट आते हैं उनको भी डिस्करेज करेगा बिकॉज ये ऑलरेडी ग्रोन अप है। ऑब्वियस बेनिफिट ऑफ रिले क्रॉपिंग इज सॉइल कंजर्वेशन, और जो सबसे ऑब्वियस बेनिफिट है वो है सॉइल कंजर्वेशन। साथ ही साथ जीरो टिलेज, ये बेस्ड होता है ऑन द प्रेमाइज ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। द बेसिक प्रेमाइज क्या है, इज टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉइल लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द रिटेंशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड टॉप सॉइल इटसेल्फ। जीरो टिलेज जो है इट हैज़ बीन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल थ्रू द फॉलोइंग carbon sequestration potential through storage of soil organic matter in the soil of crop fields. So दो तीनों ही, all the three help in carbon sequestration. ठीक है, next, the United Nations Framework Convention on Climate Change एक international treaty है which was drawn at, तो it was drawn at UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro 1992, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। 3 से 14 जून 1992 को ये हुआ था। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन INDC, INDC समटाइम सीन इन द न्यूज़, अभी कब देखे गए न्यूज़ में, ये देखे गए 2016 में। सो व्हाट डज इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू वर्ल्ड एक्शन प्लान टू डील विद क्लाइमेट चेंज। तो ये एक तरीके के वर्ल्ड एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। Countries of the world adopted a historic international climate agreement at the UN Framework Convention on Climate Change COP21, जो कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था दिसंबर में 2015 में। कंट्रीज़ ने पब्लिकली आउटलाइन किया था पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन एज दे इंटेंडेड टू मेक अंडर दिस एग्रीमेंट, इसको बोला गया था INDC। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड, आपको इनकरेक्ट बताना है। ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो देखिए ये हुआ था कैनकन मैक्सिको में 2010 में, डर्बन कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ था। दूसरा, इट वुड सपोर्ट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इन डेवलपिंग नेशंस, ये सही है। द डेवलप्ड नेशंस विल प्रोवाइड द फंड, तो डेवलप नेशन फंड प्रोवाइड करेंगे और किसको सपोर्ट देंगे, डेवलपिंग नेशन को। और ये जो फंड है ये ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा 2014 से, तो ये भी सही है, फर्स्ट इसका गलत है। सो इट इज़ अ फंड डिटरमाइन it is a fund within the framework of the UNFCCC founded as a mechanism to assist developing countries in adaptation and mitigation practices to counter the climate change. GCF जो है वो based है in the New Songo district of Incheon, South Korea, and it is intended to be the centerpiece of attraction of efforts to raise क्लाइमेट फाइनेंस ऑफ $100 बिलियन अ ईयर बाय 2020। देखिए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कंटिन्यूसली बोलने से, इतनी आदत नहीं है, अभी शुरू किया है कुछ समय पहले, सो प्लीज़ अवॉइड इट। सो ये क्या है, इट इज़ इंटेंडेड टू बी द सेंटर पीस ऑफ एफर्ट्स टू रेज क्लाइमेट फाइनेंस, कितना, $100 बिलियन अ ईयर बाय 2020। ठीक, तो ये हमने देखा भी था पहले कि इतना इन्होंने वादा किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड इज और करेक्ट। सो क्या इसमें करेक्ट है, इट इज़ इंटेंडेड टू असेस द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा है। एंड इट इज़ फाउंड अंडर द एजेस ऑफ यूनेप, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, नहीं। सो देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड एक मैकेनिज्म है जो कि असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज। ये जो फंड है ये गवर्न किया जाता है GCF बोर्ड के द्वारा। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 24 मेंबर्स, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रपोज अ कार्बन टैक्स फॉर इट्स पीपल टू एड्रेस द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कार्बन टैक्स प्रपोज किया है जिसने फॉर इट्स पीपल, तो ये है न्यूजीलैंड, और ये 2006 की बात है। कार्बन टैक्स क्या होता है, इट इज़ अ फी इंटेंडेड टू मेक यूज़र्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, कार्बन टैक्स का मतलब कि अगर कोई यूज़र फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर एक फ़ी लगाई जाएगी फॉर क्लाइमेट डैमेज बाय देयर फ्यूल यूज़, वेयर एज स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द कार्बन टैक्स। न्यूजीलैंड ने 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, अ कार्बन टैक्स टू एड्रेस द ग्लोबल वार्मिंग। propose which of the following countries is the first country in the world to propose a carbon tax for its people to address global warming, न्यूजीलैंड। और ये बोल रहे हैं कि fee intended to make users of fossil fuels for climate change by their fuel use, whereas Sweden, Finland, Netherlands and Norway have already introduced the carbon tax। ठीक, रिसेंट जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया उस समय पे न्यूजीलैंड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। विद रेफरेंस टू डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी DCO, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो DCO के बारे में क्या करेक्ट है, इट इज़ अ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच द रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ। इट कंडक्ट्स फील्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम, तो दोनों ही इसमें सही है। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ मोर देन 1000 साइंटिस्ट ऑन अ 10-year quest to understand the quantities, movements, forms and origins of carbon in earth. From 2009 to 19, DCO science was categorized into following 4 broad theme based communities. Extreme physics and chemistry, तो ये dedicated है to improving and understanding of the physical and chemical behavior of the carbon at extreme condition as found in the deep interiors of the earth and other planets. Reservoirs and fluxes, it is dedicated to identify deep carbon reservoirs and determining how carbon मूव्स अमंग दीज रिजर्वॉयर्स, तो इससे क्या पता चले कार्बन कैसे मूव करता है और ये अर्थ के टोटल कार्बन बजट को असेस कर पाएंगे। थर्ड है डीप एनर्जी, ये डेडिकेट है, ये इसको डेडिकेट किया गया है टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम एंड रेट्स ऑफ ए बायोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरी जो ऑर्गेनिक स्पीशीज़ हैं क्रस्ट में और मेंटल में थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। सो डीप एनर्जी इससे किया इस थीम से किया गया है। और लास्ट थीम है डीप लाइफ, दिस इज डेडिकेटेड टू असेस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डीप माइक्रोबियल एंड वायरल बायोस्फीयर। ठीक है, तो डीप लाइफ में क्या है, माइक्रोबियल और वायरल बायोस्फीयर के बारे में बात हुई है। डीप एनर्जी में क्या है, क्रस्ट मेंटल में जो भी ऑर्गेनिक स्पीशीज़ हैं ए बायोजेनिक हाइड्रोकार्बन से उसके बारे में होगा।
रेजर्वायर्स ऑफ फ्लक्सेस में कितना ओवरऑल अर्थ में कितना कार्बन, टोटल कार्बन बजट कितना है, और एक्सट्रीम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब है कि फिजिकल और केमिकल बिहेवियर जो कार्बन का है एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता है वो पता करेंगे। तो ये जो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है ये ग्लोबल कम्युनिटी है, कितने 1000 साइंटिस्ट से ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं ऑन अ 10 ईयर क्वेस्ट, और ये समझेंगे इन सारी चीज़ों को। 2009 से 2019 तक का ये कैटेगराइज किया गया था। ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टिवेशन सम रीजन्स may be contributing to a global warming. To what possible reason, reasons to what possible reason or reasons is or are attributable? The anaerobic conditions associated with rice cultivation cause the emission of methane. सही बात है, हमने देखा था मीथेन सबसे ज़्यादा कैसे मार्शी एरिया से, राइस फील्ड से, पैडीज़ या जहाँ पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ है स्टेगनेंट से, मीथेन हाइड्रेट्स जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ब्रेक होंगे, तो यहाँ से मीथेन जो है वो नेचुरली, राइस फील्ड इज़ नॉट अ नेचुरल थिंग बट वेटलैंड एक नेचुरल फिनोमेना है जहाँ से मीथेन रिलीज हो रहा है। दूसरा है कि व्हेन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड फ्रॉम द कल्टिवेटेड सॉइल, तो ये भी सही है, ठीक है। तो एनर्बिक कंडीशन एसोसिएटेड विद द राइस कल्टिवेशन कॉज द एमिशन ऑफ मीथेन, एंड साथ ही साथ जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड को भी एमिट किया जाता है कल्टिवेटेड सॉइल से, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। Which of the following statement is or are true regarding the members of Asia Pacific Partnership? Their population account to 45% of the world population. They consume the world's 48% of energy. They contribute nearly 48% of world's greenhouse gases. And they intend to support the Kyoto Protocol. तो भाई एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं कि इसमें उनका जो पॉपुलेशन है वो 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी वो 48% ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, 48% ऑफ वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्योटो प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि उनकी जो है पॉपुलेशन वो 41% है, बाकी कंज्यूम 48% कर रहे हैं एनर्जी और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं 48% ग्रीन हाउस में, एंड दे इंटेंड टू सपोर्ट द क्योटो प्रोटोकॉल। हाउएवर कुछ कंट्रीज़ ने उसको रेटिफाई नहीं किया, ये बात सही है, बट दे आर इंटेंडिंग टू सपोर्ट द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमारे हाई लेवल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हाई लेवल देखिए इसीलिए बोला जा रहा है, इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो उन एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि आपको उनके इंटरनली जो उनके जो पॉइंट्स हैं वो सारे हम कभी कभी नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उसको मिस हो जाती हैं वो चीज़ें, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जा रहा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ओजोन लेयर। एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं अराउंड। ओके, सो बेसिक क्वेश्चंस हैं इसमें 30 और हाई लेवल क्वेश्चंस हैं इसमें 10। तो देखिए इसमें हम एक ही वीडियो में दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो इसके लिए 2 वीडियोस नहीं बनाएंगे, पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में इसको नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, बेसिक एज वेल एज हाई लेवल क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आएगा। मे बी मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर बड़ा होना चाहिए थोड़ा, वेल आई डोंट हैव एनी आइडिया, विल सी आफ्टर द ओजोन लेयर ओनली, ठीक है। तो छोटे छोटे अपने टारगेट्स बनाएंगे तो हमारा जल्दी कंप्लीट होगा। तो हमारा छोटा टारगेट नेक्स्ट क्या है कि हमें ओजोन लेयर वाला चैप्टर कंप्लीट करना है इन वन गो, और जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ओजोन लेयर से आएगा। ऑलराइट, सो यू कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग एंड डू फॉलो द चैनल्स। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम चैनल शार्प स्टेपर के नाम से ही आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक चैनल उसी के नाम से यू कैन फॉलो, एंड ऑल्सो just share the video to as many as people as required. All right, so thank you so much, keep revising, keep reading. Jai Hind, Jai Bharat.